हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास विज्ञान विषय और हमारा चल रहा है पाठ 1। तो देखो, पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा, और आपको यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। तो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज जल का विद्युत वियोजन। क्या पढ़ने वाले हैं? जल का विद्युत वियोजन। तो देखो, क्लास 10th विज्ञान पाठ 1, ठीक है। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर जल का विद्युत वियोजन। तो देखो बेटा, जल का विद्युत वियोजन पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाता हूं मैं आपको। मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का मग ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया? प्लास्टिक का एक मग, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा करता हूं। ये प्लास्टिक का एक मग है कोई, ठीक है भाई साहब। और इस मग का जो निचला हिस्सा है, ये इसका हैंडल हो गया पकड़ने का, है ना, प्लास्टिक मग का, ठीक है भाई। इसका जो निचला पेंदा है, इस पेंदे के अंदर मैं 2 छेद बना देता हूँ। पेंदे में मैंने क्या बना दिए? 2 छिद्र बना दिए। इन 2 छिद्रों में हम लगा रहे हैं कार्बन से बने 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगा रहे हैं भैया? कार्बन से बने 2 इलेक्ट्रोड, इस तरह से, ठीक है ना। और इस छिद्र को रबर की एक डाट लगाकर सील पैक कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ना पानी भर दें। मग में क्या भर दिया हमने? पानी भर दिया, ठीक है भाई। पानी भरने के बाद हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर 2 परख नली धरते हैं। 2 परख नली रख देते हैं, और वो भी उल्टी। एक परख नली रख दी, ये दूसरी परख नली रख दी, उल्टे आकार। परख नली को तो आपने देखा होगा, परख नली देखो कांच की बनी होती है, ट्यूब सी। 2 परख नली इनके ऊपर उल्टी उल्टी रख दें। यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट की रॉड या कार्बन की जो छड़ रखी थी तुमने लगाई यहाँ में नीचे पेंदे की साइड से, इनको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से। इनको किससे जोड़ देते हैं भैया? एक बैटरी से। ये मैंने बैटरी से जोड़ दिया इनको, ठीक है। बैटरी के 2 सिरे हुए, एक धन सिरा और दूसरा ऋण सिरा। धन वाले सिरे को क्या बोलोगे आप लोग? एनोड। और ऋण वाले सिरे को क्या बोलोगे आप लोग? कैथोड। अब देखो, नामकरण कर देता हूं मैं इसका। ये जो आपने लगाई थी, इनको बोल सकते हैं हम ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही बना होता है, ग्रेफाइट की रॉड। और ये आपने क्या लिखी है? इसके अंदर क्या रखी है? परख नली। ये दोनों परख नली है, दोनों ही ग्रेफाइट रॉड है। और इसके अंदर ये भर क्या रहा है? जल। क्या भर रहा है इसमें? ये जल। और बेटा, ये जो पात्र आपने लिया था, ये क्या है? प्लास्टिक का मग। प्लास्टिक मग या जग, कुछ भी हो सकता है, मग्गा जाते कहे तुम। तो इस तरह से हमने ये सेट कर दिया उपकरण भाई साहब। देखो, ऊपर ऊपर यहाँ पर कुछ जगह खाली है।
अब देखो परखनली का ये वाला सिरा, इसके अंदर कोई गैस आएगी और ये वाला सिरा, इसके अंदर भी कोई गैस आएगी। आगे बात समझ में? अब समझो मेरी बात है, आप लोग जल ले रहे हो, जल का क्या करा रहे हो? विद्युत वियोजन। जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें जब विद्युत धारा आप प्रवाहित करोगे तो वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार था विद्युत वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार आपको क्या बताया था? विद्युत वियोजन। और इस विद्युत वियोजन वाले भाग में मैंने आपको समझाया था कि जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्रिया कारक कौन है? जल। जल के अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब इसमें जब तुमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो ये अपने अवयवों में बटेगा। अब जल के प्रमुख अवयव कौन कौन से, मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जल बन रहा है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी एक तो, और दूसरी क्या निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो देखो हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। मैं ऊपर को तीर के चिन्ह से इन्हें प्रदर्शित कर रहा हूँ ताकि ये क्या लगे आपको कि गैस बन गई। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तो भाई साहब आप यहाँ पर चेक करो, दो परखनली जो तुमने ये ली है, इन दोनों परखनली में जब जल टूटेगा तो टूटकर दो गैस बनेंगी। एक में तो परखनली में तो ऑक्सीजन आवेगी और दूसरी परखनली में क्या आवेगी? हाइड्रोजन आवेगी। अब हम यहाँ पे चेक यूँ करें कि हाइड्रोजन तो कौन सी परखनली में आवेगी और ऑक्सीजन कौन सी परखनली में आवेगी। तो देखो भाई साहब, एनोड वाली जो परखनली है उसके अंदर तो आएगी ऑक्सीजन गैस, और कैथोड वाली जो परखनली है उसमें आएगी हाइड्रोजन गैस। अब वास्तव में ये गैस हते के ना है, इस चीज को हम परीक्षण के द्वारा पता लगाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपको तो पता था इसलिए आपने कैथोड पर एनोड पर आराम से गैस से बता दी। तो देखो बच्चों, आप भी इस बात का पता लगा सकते हो। ऑक्सीजन जो होता है वो कौन सा मूलक बनाता है? ऋण मूलक बनाता है। और ऋण मूलक बनाता है तो इसका नाम क्या होता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड के ऊपर आवेश कौन सा हो रहे? माइनस को। तो माइनस वाले आवेश की तरफ नहीं जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। जहाँ पे ऋण आवेश है वो धनावेश सिरे की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश हैं, इनमें आकर्षण होगा। इसलिए ऑक्सीजन गैस तो कहाँ जाएगी? एनोड पे। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो होती है उस पर धनावेश होता है। भाई यहाँ अणुसूत्र देखें हम, या के हिसाब से हाइड्रोजन पे क्या है? धनावेश है। तो हाइड्रोजन पर धनावेश है तो ये ऋण आवेश सिरे की तरफ आकर्षित होगी। इसलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड वाली परखनली में जाके एकत्रित हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब साहब आगे सुनो। तो देखो भाई साहब, दोनों गैस दोनों परखनली में बन गई। अब हम चेक कर रहे हैं इनने कि वास्तव में परखनली में जो गैस बनी है वो एक में हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन ही बनी है का। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये उपकरण पूर्ण हो जाता है और इसको हम छोड़ देते हैं कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए, तो परखनली में ऊपर जो पानी भर रहा हो वो गैस के दबाव से नीचे आ जाएगा और परखनली का कुछ हिस्सा आपको खाली नजर आएगा। खाली नजर आएगा तो इसका मतलब परखनली के अंदर गैस आ चुकी है। अब इस गैस का हमको परीक्षण करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इस उपकरण में से परखनली को पकड़ोगे, उठाओगे और इसका जो मुंह है परखनली का उसको अंगूठों से दबा लेंगे, अंगूठा से दबा देंगे और इस तरह से जो उल्टी रखी थी उस परखनली को क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। जैसे ही परखनली सीधा करेंगे तो पानी तो कहाँ चले जाएगा? नीचे। गैस कहाँ आ जाएगी? ऊपर। अब परखनली के मुंह के पास गैस आ गई ना,
तुमने कौन सी परखनली ली है पहले? एनोड वाली। एनोड पर जो परखनली स्थित है वो वाली परखनली हमने ले ली है। अब इस परखनली के मुंह के सिरे के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं। क्या लेके आते हैं? जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं और फिर अंगूठा हटा लेंगे मुंह पे थे, तो बम तो गैस बाहर निकलेगी। अब तीली है वह गैस के नज़दीक ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो जो तीली है माचिस की वो तेज़ी से जलने लगती है। कैसे जलने लगती है? तेज़ी से। इसका मतलब किसी वस्तु को अच्छी तरह से जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन गैस की। तो इस परखनली में कौन सी गैस होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। ऑक्सीजन ही लिखी है ना हमने। अब ठीक इसी प्रकार से आप इस वाली परखनली को ले लीजिए जो एनोड पर रखी है, उसको इसी तरह से अंगूठे से दबाकर सीधा कर दो और फिर माचिस की तीली लेके आओ के सिरे पे, मुंह पे। जैसे ही मुंह के पास आप माचिस की तीली लेकर आओगे तो वो माचिस की तीली विस्फोट के साथ जलेगी या फट फट की ध्वनि करेगी। ठीक है ना? तो यानी कि तीव्र गति से प्रज्वलित होने लगेगी वो। इसका मतलब जो अपने आप गैस विस्फोट के साथ जलती हो, जो स्वतः ज्वलनशील हो, उस गैस को क्या बोलते हो आप लोग? हाइड्रोजन। स्वतः ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। वस्तुओं को जलाने में सहायता करने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और आग को बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ आ गई? तो इसमें पता लग गया कि इस परखनली के अंदर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई। समझ में आ गई बात? हाँ भाई साहब, एक प्रश्न और है। दोनों परखनलीन में गैस इकट्ठी हुई, लेकिन दोनों परखनलियों के अंदर जो गैस इकट्ठी हुई थी उसमें एक परखनली में गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी आती है। भाई एक में ऑक्सीजन आई, एक में हाइड्रोजन आई, तो इन दोनों परखनलीन में जो गैस इकट्ठी हुई है वो उनमें एक परखनली में अगर 10 ml गैस आई होगी तो दूसरी में 20 ml आई है। समझ के बात को? एक परखनली में गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों आती है, ये प्रश्न है। अब देखो बेटा, अभिक्रिया पे आ जाओ। जल का अणुसूत्र H2O होता है कि नहीं होता है? H2O होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या है? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है? 2:1। हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु भाग लेता है। तो जब जल का अणु टूटेगा तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु आएंगे और ऑक्सीजन को 1 ही परमाणु आवेगा। आवक को नहीं आवेगा। समझ में आ गई बात? तो ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जल का अणु टूटेगा तो हाइड्रोजन दुगनी मात्रा में आवेगा। आवक को नहीं आवेगा। तो भाई साहब यहाँ कैथोड पर स्थित जो परखनली है, इस कैथोड वाली परखनली में गैस की मात्रा एनोड वाली परखनली से दुगनी होती है, क्योंकि जल का अणुसूत्र H2O होता है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 होता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से 2 गुनी होती है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब देखो इसको लिख देते हैं। देखो, सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग लेकर उसके पेंदे में छेद कर उसमें ग्रेफाइट रॉड व्यवस्थित
ग्रेफाइट रॉड व्यवस्थित कर छिद्रों को रबड़ की डाट से ठीक प्रकार से बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। भाई अगर रबड़ की डाट से तुमने ठीक प्रकार से बंद नहीं करे तो पानी रिस के नीचे आ जाएगा ना, या हमारे रबड़ की डाट लगानी पड़ेगी वहाँ में हमने, ठीक है ना। दोनों अब मग को 2/3 मग को 2/3 मग को नहीं, अब मग में 2/3 जल भर देते हैं। फुलना भरे हमने 2/3 जल से भर दिए हमने, ठीक है ना। और दोनों ग्रेफाइट छड़ों के ऊपर एक एक उल्टी परख नली, एक एक उल्टी परख नली रख देते हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट छड़ों को संयोजी या संयोजन तार द्वारा बैटरी से जोड़ देते हैं। भाई साहब जैसा उपकरण में हमको दिख रहा है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से लिख रहा हूं मैं, आराम से ढंग से देख लेना, ठीक है ना। आप आराम से ढंग से आराम से चेक करते चलो। अब देखो जुड़ गया ये दोनों। अब जुड़ने के बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है ना। अब उपकरण में विद्युत धारा कहाँ से आवेगी, बैटरी से प्रवाहित करते हैं। तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि दोनों परख नलियों में दोनों परख नलियों में गैस के बुलबुले आने लगते हैं और परख नली के ऊपरी हिस्से में गैस एकत्रित होने लगती है। या में ते बुलबुला से उठेंगे या ग्रेफाइट की छड़ में थे,
क्योंकि पानी टूटेगा ना तो गैस के रूप में तावेगा और वे बुलबुले से उठकर कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, परख नली के ऊपरी हिस्सा में। ठीक है ना, ऊपरी हिस्सा में इकट्ठे हो जाएंगे भाई साहब। अब देखो गैस पूरी मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी तो जल का स्तर जो होगा वो नीचे आ जाएगा। जल स्तर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कुछ देर बाद धारा का प्रवाह, मतलब 10-20 मिनट बाद बंद कर दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का परीक्षण करते हैं। दोनों परख नली में जो गैस इकट्ठी हुई है बागो हमने क्या करना है, अब परीक्षण करना है। ठीक है ना, तो भाई साहब परीक्षण करने के लिए मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको लिख लो, पॉज कर दो वीडियो को और नोट करो। मैं परीक्षण के लिए आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखें भाई साहब, तो देखो भाई परीक्षण करो। सबसे पहले आप एनोड पर स्थित परख नली के मुंह को अंगूठे से बंद कर सीधा करते हैं। समझ में आ गई बात? जो परख नली पकड़ी, मुंह को अंगूठे से बंद किया और ऐसे सीधा कर दिया। अब परख नली के मुंह के पास माचिस की एक जलती हुई तीली लाते हैं तो वह तेजी से जलने लगती है। अर्थात परख नली में एकत्रित गैस परख नली के अंदर जो गैस एकत्रित हुई है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो पहली वाली गैस परख नली के अंदर गैस का पता लग गया। अब आप इसी प्रकार से दूसरी वाली परख नली ले लो। इसी प्रकार कैथोड पर स्थित परख नली को सीधा कर उसके मुंह के पास जलती हुई तीली लाते हैं
तो वह तीली विस्फोट के साथ तीव्र गति से जलती है। अर्थात इस परखनली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन है। कौन सी गैस एकत्रित है इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस। तो देखो दोनों गैसें आ गई। अब मैं इनकी मात्रा के बारे में और थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं कि एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों होती है। तो देखो यहां पे मैं दिस इम्प्लाइज का चिन्ह लगा रहा हूं। जल का अणु सूत्र H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु व ऑक्सीजन का एक परमाणु भाग लेता है। एक परमाणु भाग लेता है जब जल का एक अणु वियोजित होता है तो हाइड्रोजन के दो व ऑक्सीजन का एक परमाणु मुक्त होता है। अर्थात H अनुपात O बराबर 2:1। ठीक है ना? अनुपात के साथ ध्यान रखेंगे। इसलिए जल का वियोजन होते समय उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से दो गुनी होती है। ठीक है भाई साहब, दोनों कारण आपके सामने आ चुके हैं। भाई गैस की हाँ तो भाई साहब ये आपके सामने मैंने जल के विद्युत वियोजन की पूरी प्रक्रिया एक्सप्लेन की है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपने देखा है कि पानी का अणु किस प्रकार से टूटता है और टूटकर उससे क्या क्या उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपको पता ही है। कोई एकल उत्पाद टूटेगा दो या दो से अधिक
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसको वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसमें विद्युत वियोजन भी एक प्रकार आया था। और विद्युत वियोजन जो प्रकार आया था उसमें आपकी जो ये सिलेबस है उसके अंदर जल के विद्युत वियोजन का एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए उस स्पेशल क्वेश्चन को मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाकर समझाया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। इस प्रश्न में से जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये नहीं आता कि इसका पूरा विवरण आपसे पूछा जाए, इसके बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने नीचे जो चीज़ें लिखी है ना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जल के विद्युत वियोजन करते समय एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी परख नली से 2 गुनी क्यों होती है, उसका जवाब ये लिख रहा है आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब ये मात्रा कैसे दुगनी होती है, जब तक इसको पूरे को नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी समझ नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने जल का विद्युत वियोजन कंप्लीट आपको बताया है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, अपना ख्याल रखना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करो और कमेंट्स भी करना है। ओके बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।